हेलो फ्रेंड्स, आपके एक बार फिर से स्वागत है सक्षम एजुकेशन चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से अभी तक हम ईएमए में दो चैप्टर कर चुके हैं। एक ट्रांसफर प्राइसिंग, दूसरा प्राइसिंग डिसीजन। आज हम इस लेक्चर के माध्यम से अपना तीसरा चैप्टर लेंगे जिसका नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो आइए, और क्लासों की तरह इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या क्या। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम आते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है क्या और काय के लिए यूज में आती है। तो हम आते हैं अपनी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो ये क्या है, आपकी एक कंट्रोल टेक्निक है जो रिपोर्ट करती है वेरिएंस। ठीक है, बाय कंपेयरिंग एक्चुअल कॉस्ट टू प्रीसेट स्टैंडर्ड्स। ठीक है, सो फैसिलिटेटिंग एक्शन थ्रू मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। ठीक है, कुल मिला के क्या, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपकी एक कंट्रोल टेक्निक है जिसमें हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करते हैं, हम कंट्रोल करते हैं थ्रू वेरिएंसेस। हम इसमें देखते हैं कि वेरिएंसेस हमारे कहाँ पे कैसे हैं। अगर आपका कहीं पे एडवर्स वेरिएंस आता है तो मैनेजमेंट उसे कंट्रोल कर सके, इसलिए हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मीन्स जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है उसे हम कंपेयर करते हैं जो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट है, जो हमने पहले से प्री डिटरमाइन कर लिया कि हमारी इतनी आनी चाहिए, उसकी हम तुलना करते हैं कैसे, एक्चुअल कॉस्ट से। अगर वो एक्चुअल कॉस्ट हमारी ज्यादा आती है तो इस टेक्निक के माध्यम से उस ज्यादा कॉस्ट को मैनेजमेंट कम कर सकता है। ठीक है, कम करने का प्रयास करता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आई है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक आपका वर्ड यूज होता है, स्टैंडर्ड एक्स आंते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स आंते? तो बिफोर द इवेंट। एक्स आंते का मतलब है बिफोर द इवेंट, कुछ भी चालू करने से पहले जो भी हमारा आपकी कॉस्ट की डिटर्मिनेशन होगा वो सब हमारा क्या कहलाता है, एक्स आंते। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एन एक्स आंते बजट और स्टैंडर्ड इज सेट बिफोर अ पीरियड ऑफ एक्टिविटी कमेंसेस। ठीक है, ऐसे ही एक आता है आपका एक्स पोस्ट स्टैंडर्ड, एक्स पोस्ट तो आफ्टर द इवेंट होता है। इसका मतलब एक्स आंते का मतलब है आपका बिफोर द इवेंट, किसी भी एक्टिविटी से पहले की जो हमने कॉस्ट निकाली उसे कहेंगे एक्स आंते। और जो इवेंट के बाद की हमने कॉस्ट निकाली फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड उसे हम कहते हैं एक्स पोस्ट। क्या भी रखा है, आफ्टर द इवेंट एन एक्स पोस्ट बजट और स्टैंडर्ड इज सेट आफ्टर द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ एक्टिविटी। मैं कहा ना, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है, आफ्टर द इवेंट होता है ये आपका इवेंट। आफ्टर द इवेंट का मीन्स क्या, अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का हमने जो एक्टिविटीज कर ली उसकी हम कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, when it can represent the optimum achievable level of performance in the conditions which were experienced। ठीक है, जो हमने उस साल में अपने एक्सपीरियंस का, उस पीरियड में एक्सपीरियंस का, उसके हिसाब से हम अपनी कॉस्ट निकालते हैं। Thus the budget can be flexible, जिससे कि बजट आपका क्या हो, flexible, and standard can reflect the factor such as unanticipated changes in technology and in price level। ठीक है, this approach may be used in conjunction with sophisticated cost and revenue modeling to determine how far both the plan and the achieved result differ from the performance that would have been expected in the circumstance which were experienced। कुल मिला के एक्स आंते आपका है कि बिफोर जो हमने इवेंट अपनी टेक्निक कॉस्ट शीट बनाई वो, और एक्स पोस्ट का मतलब है हमने इवेंट करने के बाद अपनी जो कॉस्ट शीट तैयार करी फॉर अ फ्यूचर, उसे हम कहते हैं एक्स पोस्ट। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सीधा शुरू से। इसमें पहले देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वेरिएंस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वेरिएंस, आप समझ गए हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वेरिएंस हम काय के लिए निकालते हैं,
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए। तो वही क्या रखा है, मेजरमेंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ एनी ओवर एंड अंडर स्पेंड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। ठीक है, अब बजट वेरिएंस, तो बजट वेरिएंस आपका सब कुछ आ गया, तो डिफरेंस फॉर ईच कॉस्ट एंड रेवेन्यू एलिमेंट इन द बजट, मीन सभी चीज आ गई, भले कॉस्ट से रिलेटेड वेरिएंस हो या आपका रेवेन्यू से, बिटवीन द बजटेड अमाउंट एंड द एक्चुअल कॉस्ट और रेवेन्यू। ठीक है, where flexible budgeting is employed, यहाँ पे flexible budgeting आपकी employed है। It is the difference between the flexible budget and the actual value। ठीक है, अब है आपका cost। What is the meaning of cost? तो अगर हम cost का यूज कर रहे हैं एज ए नाउन, तो इसका मतलब है आपका एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन में हमारी, एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन में हमारी क्या कॉस्ट आई, क्या हमने उसे पे करा। एज ए नाउन हम देखते हैं कि हमने क्या पे करा, तो कॉस्ट का मतलब वहां पे क्या आता है कि हमने पे क्या करा। ठीक है, अब है जो हो गया हमारे एज ए नाउन। अब हमें अगर एज ए वर्ब हम यूज करें कॉस्ट को, तो उसमें होता है असर्टेन द कॉस्ट ऑफ स्पेसिफाइड थिंग। इसमें हम क्या करते हैं, असर्टेन करते हैं वर्ब में, लेकिन नाउन में हम क्या करते हैं, उसे पे जो हमने करी। ठीक है, The word cost can really stand alone। वर्ब के केस में really आपकी यूज होती है, and should be qualified as to its nature and limitation। ठीक है, अब आपका सबसे पहला आता है डायरेक्ट मटेरियल टोटल वेरिएंस। आप सब जानते हैं क्या होता है, और मैं आपको बता भी चुका हूँ। स्टैंडर्ड क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल को। तो टोटल में क्या है, डायरेक्ट में मटेरियल में वही होगा, मेजरमेंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस एंड द एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट इनकर्ड। ठीक है, आपकी क्या मटेरियल की स्टैंडर्ड हमने कॉस्ट ली थी, उसे कंपैरिजन करेंगे कि हमारी एक्चुअल में कितनी आई। ठीक है, वेयर द क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल परचेज एंड यूज आर डिफरेंट। अगर आपकी परचेज और यूज की क्वांटिटी डिफर है, तो आपका द टोटल वेरिएंस शुड बी कैलकुलेट एज द सम ऑफ द यूजेस एंड प्राइस वेरिएंस। मींस अगर आपकी परचेज और यूज क्वांटिटी डिफरेंस है, तो आपका जो टोटल मटेरियल वेरिएंस जो है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है। पहला मटेरियल यूजेस वेरिएंस में और दूसरा मटेरियल प्राइस वेरिएंस में। ठीक है, अब है आपका डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसमें क्या प्राइस, तो इसमें हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस लेते हैं और उसे इनटू करते हैं एक्चुअल आउटपुट से, एक्चुअल मटेरियल से। ठीक है, the difference between the actual price paid for purchased material and their standard cost। वही बात आ गई। The material price variance may also be calculated at the time of material withdrawal from the stock। ठीक है, in this case the stock account are maintained at actual cost। इस केस में हमारा क्या होना चाहिए, स्टॉक अकाउंट मेंटेन होना चाहिए ऑन एक्चुअल कॉस्ट पे। ठीक है, और प्राइस वेरिएंस बीइंग extracted at the time of material uses rather than of purchase। ठीक है, the latter method is not usually recommended because one of the advantage of the standard costing system is the valuation of all stock at standard cost। ठीक है, इसमें हम जो लेटर वाले को नहीं करते, कौन से लेटर वाले को, हम परचेस के टाइम पे कैलकुलेट ना करके हम कहाँ पे वेरिएंस कैलकुलेट करें, विथड्रॉल के टाइम पे। ठीक है, ये आपका पहला हो गया प्राइस। अब इसके बाद आता है आपका यूजेस। तो यूजेस में भी वही सब चीजें, तो मेजर एफिशिएंसी। यूजेस में हम क्या देखेंगे, एफिशिएंसी, मेजर एफिशिएंसी इन द यूज ऑफ द मटेरियल। मटेरियल को यूज करने में हमने कितनी एफिशिएंसी दिखाई है, एफिशिएंसी दिखाई है। ठीक है, बाय कंपेयरिंग स्टैंडर्ड मटेरियल यूज, by comparing standard material use for actual production with actual material use। ठीक है, मींस इसमें हम क्या लेंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। द डिफरेंस इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, और जो डिफरेंस आएगा हम उसे टाइप पे कैलकुलेट करेंगे, उससे इनटू करेंगे उसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट का। ठीक है, the direct material use variance may be divided into mixed and yield variance। अब जो यूजेस वेरिएंस है उसे भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं,
पहला मिक्स वेरिएंस, दूसरा यील्ड वेरिएंस। ठीक है। इफ अब जब कब करेंगे, इफ सेवरल मटेरियल आर मिक्स इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन, अगर हमने एक से ज्यादा रॉ मटेरियल को हम यूज करते हैं किसी आउटपुट को बनाने में, तो ही हम ये करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है। अब आगे क्या है, डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस जो कहेगा सब डिवीजन है, जो आपका यूजेस वेरिएंस का सब डिवीजन है, वही बता रखा है। इफ डिफरेंट मटेरियल कैन बी सब्स्टिट्यूटेड, अगर आप डिफरेंट मटेरियल सब्स्टिट्यूट कर देते हो, द मिक्स वेरिएंस मेजर द कॉस्ट ऑफ एनी वेरिएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ मटेरियल। अगर आपने कोई सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो उसके हम वेरिएंस में कैसे, मिक्स वेरिएंस में हम क्या देखते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड मिक्स था उसे हम देखते हैं एक्चुअल मिक्स जो हमने कहा है उससे, और इनटू कर देते हैं हम अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट का, ही इसमें बता रखा है। ठीक है, कह रहा है ना, इफ डिफरेंट मटेरियल कैन बी सब्स्टिट्यूटेड द मिक्स वेरिएंस मेजर, मिक्स वेरिएंस आपका कहाँ से मेजर होता है, मेजर the cost of any variation from the standard mix, means हम वेरिएशन देखेंगे कहाँ से, स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ अ मटेरियल। ठीक है। अब आपका यील्ड वेरिएंस, जे भी आपका कहेगा सब डिवीजन है, जे भी आपकी सब डिवीजन है कहेगी यूजेस वेरिएंस की। ठीक है। मेजर द इफेक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन, ये मेजर क्या करता है, इफेक्ट द कॉस्ट ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल यूजेस ऑफ मटेरियल and the justified by the output produced, and the justified by the output produced। ठीक है। इसमें हम देखेंगे यील्ड, यील्ड हम देखेंगे इसमें उसने क्या क्या रखा है, उसमें क्या है कि हमने एक्चुअल में कितना यूज करा, और जो हमारे आउटपुट आया उसके हिसाब से हमें कितना यूज करना था, उसके डिफरेंस को हम नाप लेंगे। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट आता है डायरेक्ट लेबर टोटल वेरिएंस, सबके फॉर्मूले नीचे दे रखेंगे, और क्लियर हम उससे आगे करेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करेंगे तो उससे और ज्यादा हमें क्लियर होगा। ओके, तो अब हम आते हैं डायरेक्ट लेबर टोटल वेरिएंस, तो इसमें भी वही इंडिकेट द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर ऑफ द आउटपुट, ठीक है, which has been produced and the actual direct labor cost incurred। स्टैंडर्ड आपकी क्या थी, उसमें से लेस कर देंगे एक्चुअल, उसके बाद टोटल वेरिएंस का बाद आता है आपका डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस। टोटल वेरिएंस के भी अब दो भाग हो गए, पहला क्या है रेट वेरिएंस, तो इसमें क्या है इंडिकेट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एनी चेंज फ्रॉम द स्टैंडर्ड लेबर रेट ऑफ रेम्यूनरेशन, मींस एक्चुअल कॉस्ट हमने क्या दी और स्टैंडर्ड क्या थी। ठीक है। डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में आपका क्या देखते हैं, लेबर ने हमारी किस एफिशिएंसी पे काम करा, तो इसमें कैसे देखते हैं, तो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट ऑफ एनी चेंज कहेगा फ्रॉम द स्टैंडर्ड लेवल ऑफ लेबर एफिशिएंसी। ठीक है, स्टैंडर्ड लेवल ऑफ लेबर एफिशिएंसी। उसके बाद क्या है डायरेक्ट लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, तो क्या है आइडल टाइम वेरिएंस साफ पता चल रहा है, दिस वेरिएंस अगर व्हेन, ये वेरिएंस कब आपका अगर होता है, व्हेन द हावर पेड एक्सीड, यहाँ पे हमारा हावर पेड एक्सीड है कैसे हावर वर्क, तो हमने काम करा है उससे ज्यादा, एंड देयर इज एन एक्स्ट्रा कॉस्ट बाय द, एंड देयर इज एन एक्स्ट्रा कॉस्ट बाय दिस आइडल टाइम, और जो कि केवल कॉस्ट का की वजह से आ रही है इस आइडल टाइम की वजह से। ठीक है। its computation increase the accuracy of labor efficiency variance, इससे आपकी आइडल टाइम की हम कैलकुलेशन करने से क्या होता है आपकी लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का और ज्यादा एक्यूरेसी आती है। ठीक है। उसके बाद वो एफिशिएंसी को डिवाइड कराएं डायरेक्ट लेबर मिक्स वेरिएंस में, तो सब डिवीजन ऑफ द डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है। इफ grade of labor can be substituted, the mix variance measure the cost of any variation from the standard mix of the grade,
मीन्स मिक्स वेरिएंस में हम देखते हैं क्या, हम देखते हैं मिक्स वेरिएंस में क्या होना था एक्चुअल में और हमने कितना करा। जैसा हमने मटेरियल का देखा था उसी हिसाब से लेबर का देखेंगे। ठीक है, अब उसी हिसाब से आपका क्या आ गया, यील्ड वेरिएंस। तो क्या सब डिवीजन ये भी आपका क्या है एफिशिएंसी का। ठीक है, मेजर द इफेक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन द, इसमें क्या कॉस्ट डिफरेंस टेकिंग बिटवीन द एक्चुअल यूज ऑफ लेबर, क्या हमने एक्चुअल यूज करा लेबर का कितनी का, एंड दैट जस्टिफाइड बाय द आउटपुट पेड यूज, कितना जो हमारा आउटपुट पेड यूज हुआ है उसके बराबर है या नहीं। ठीक है, जो और अच्छी तरह से समझ में आएगा आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें से आता ही आता है। अब आपका क्या है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड टोटल वेरिएंस। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड टोटल वेरिएंस आप सब जानते हैं कैसे क्या है। इसमें हम क्या लेते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब बाय एक्चुअल प्रोडक्शन, क्या हमने एब्जॉर्ब करा उसमें से लेस कर देंगे द एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड, और आपका क्या हुआ, अब फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आपका डिवाइड हुआ है। तो नेक्स्ट आता है आपका फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, क्या आता है आपका नेक्स्ट वॉल्यूम वेरिएंस, कितना वॉल्यूम था। तो ये इसमें क्या देखते हैं, अ मेजर ऑफ the overall under absorption of overhead cost caused by actual production volume differing from that budgeted। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं, ओवरऑल अंडर एब्जॉर्प्शन देखते हैं ड्यू टू एक्चुअल प्रोडक्शन, उसमें हम लेस क्या करते हैं, बजटेड वन। ठीक है, तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड के बाद आपका आता है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड वॉल्यूम के बाद आता है आपका फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कैपेसिटी या एफिशिएंसी वेरिएंस, कैपेसिटी या एफिशिएंसी वेरिएंस। तो क्या कहते हैं, लिटिल यूज सब डिवीजन ऑफ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, तो काफी कम यूज होता है लेकिन ये आपका सब डिवीजन का है वॉल्यूम वेरिएंस का। सबकी टेबल नीचे दे रखी है, अच्छी तरह से समझ में आएगी आपको। ये अभी थोड़ी है केवल, लेकिन जब आप फॉर्मूलेस इसके देखोगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे। अब क्या फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, जैसे हमने कैपेसिटी देखा अब वैसे ही एक आपका आता है एक्सपेंडिचर। तो इसमें हम क्या देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द फिक्स, डिफरेंस देखते हैं किसके बीच में, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड व्हिच शुड हैव बीन इनकर्ड इन द पीरियड। ठीक है, एंड दैट वाज then which that which was income। ठीक है, इसमें काय का डिफरेंस देखते हैं, द फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड व्हिच शुड हैव बीन इनकर्ड, कि हमारे फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कितने इनकर्ड होने चाहिए थे, हैव बीन इनकर्ड, एंड दैट व्हिच वाज इनकर्ड, और क्या हुए। तो ये क्या होता है, एक्सपेंडिचर। जॉइंट वेरिएंस में आपका सिंपल होता है, जो कॉस्ट और प्राइसेस, क्वांटिटी और प्राइसेस की वजह से आता है उसे हम जॉइंट वेरिएंस कहते हैं। तो वही कह रहा है, अ वेरिएंस व्हिच इज कॉज्ड बाय बोथ द प्राइसेस एंड, किसकी वजह से, द प्राइसेस एंड क्वांटिटी ऑफ द इनपुट डिफरिंग फ्रॉम द स्पेसिफिकेशन इन ओरिजिनल स्टैंडर्ड। ठीक है, उसे हम जॉइंट वेरिएंस कहते हैं, मींस जो वेरिएंस दोनों चीजों की वजह से आता है, एक किन दोनों चीजों की वजह से, प्राइसेस और क्वांटिटी। ठीक है, मार्केट साइज वेरिएंस साफ समझ में आ रहा है, हम कहाँ पे यूज करेंगे, काय के लिए करेंगे। तो जिस मार्केट साइज वेरिएंस जो आपका क्या है, जो सब डिवीजन है काय का ऑफ अ सेल वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन एंड मार्जिन वेरिएंस का। ठीक है, सेल वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन एंड मार्जिनल वेरिएंस का जो क्या है, जो नीचे आएगा ये उसका सब डिवीजन है। ठीक है, अब जो मार्केट वेरिएंस निकालते कैसे हैं तो वो बताएं, एप्लीकेबल व्हेन द एक्चुअल मार्केट साइज ऑफ अ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ग्रुप इज नोन, हमें क्या पता होना चाहिए, एक्चुअल मार्केट साइज हमें पता होना चाहिए। इट इंडिकेट द चेंज इन कंट्रीब्यूशन और मार्जिन,
caused by a change in size of the market। मीन्स हम मार्केट साइज वेरिएंस में हम क्या देखते हैं कि मार्केट के साइज में चेंज होने से कंपनी को क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। ऐसी मार्केट शेयर में भी हम वही देखते हैं। ये भी आपका सब डिवीजन है काय का, कंट्रीब्यूशन एंड मार्जिन वेरिएंस का, ठीक है। इस ये भी आपका जब ये अप्लाई होगा जब एक्चुअल मार्केट साइज आपको पता होगा, ठीक है। और ये क्या इंडिकेट करता है, चेंज इन कंट्रीब्यूशन एंड मार्जिन कॉज्ड बाय द चेंज इन मार्केट शेयर, ठीक है। अब मार्केटिंग कॉस्ट वेरिएंस, तो मार्केटिंग कॉस्ट वेरिएंस नाम से पता चल रहा है वेयर मार्केटिंग कॉस्ट कंटेन बोथ फिक्स एंड वेरिएबल कंपोनेंट, सेपरेट वेरिएंस शुड बी कैलकुलेट। अब ये ऐसा क्यों क्या रखा है, ऐसा इसमें क्या रखा है क्योंकि फिक्स वेरिएंस आपके फिक्स वेरिएंस के हिसाब से होंगी। फिक्स कॉस्ट में अगर कोई वेरिएंस आया तो वो आपके किसके हिसाब से लगेंगे, जो फिक्स वेरिएंसेस के हमने ऊपर वो देखे थे फॉर्मूले, और वेरिएबल कंपोनेंट के लिए आपके वेरिएबल के लगेंगे फॉर्मूले, ठीक है। जो वेरिएबल वेरिएंसेस के लिए फॉर्मूले वो लगेंगे। अब है ऑपरेशनल वेरिएशन। ऑपरेशनल वेरिएशन क्या है जी, तो ये है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंस इन विच, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंसेस in which non-standard performance is defined as mean that which differ from an ex post। ex post means क्या, आपका एक एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद की कॉस्ट के लिए, ठीक है, स्टैंडर्ड, ठीक है। ऑपरेशनल वेरिएंस कैन रिलेट टू एनी एलिमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा था, क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंसेस इन विच नॉन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। नॉन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्यों, क्योंकि जो स्टैंडर्ड थी उसकी तो हमने कॉस्ट शीट बना रखी ना एक्टिविटी खत्म होने के बाद फ्यूचर के लिए। लेकिन अब क्या आ गया, जब वेरिएंसेस आएगा ऑपरेशन वेरिएंसेस कई वजह से आएगा, नॉन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो आपकी पहले नहीं हुई है उसकी वजह से इज डिफाइंड एज बीइंग दैट व्हिच डिफर फ्रॉम एन, जो कि आपके एक्स पोस्ट स्टैंडर्ड से डिफर है, ठीक है। तो कि आपका एक्सपोज से डिफर है, ऐसी कोई परफॉर्मेंस आ जाती है उसकी वजह से जो वेरिएशंस आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेशनल वेरिएंस। तो वो क्या है, ऑपरेशनल वेरिएंसेस कैन रिलेट टू एनी एलिमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। अब जो आपका नॉन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस आ सकती है वो किसी भी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन से आ सकती है, ठीक है। अब आपका प्लानिंग वेरिएंस, तो मींस प्लानिंग में आपका कोई वो आया तो चेंज, तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंस कॉस्ट बाय एक्स एंटे, मींस एक्शन चालू करने से पहले, मींस एक्शन चालू करने से पहले वाला बजट क्या हुआ, प्लानिंग ही तो हुआ, तो वो इसी मारे से क्या कहते हैं, प्लानिंग वेरिएंस बाय एक्स आंटे बजट अलाउंस बीइंग चेंज्ड टू एन एक्स पोस्ट बेसिस, क्योंकि आपकी एक्स पोस्ट बेसिस के हिसाब से चेंज करना पड़ता है, आल्सो नोन एज रिवाइज्ड वेरिएंस। मींस हमने चालू करने से पहले देखा, एक्टिविटी चालू करने से पहले हमने डिटरमाइन करा कि 100 रुपए की कॉस्ट आनी चाहिए, लेकिन चालू करने के बाद आप क्या 110 रुपए या 95 की, तो हम जो चेंज करेंगे ना उसी को हम क्या कहते हैं, प्लानिंग वेरिएंस। और ऑपरेशनल वेरिएंस में क्या होता है कि हमने जो एक्टिविटी करने के बाद जो स्टैंडर्ड बनाया अपना, जो हमने बजट बनाया, अब उसमें आगे जाकर कोई कमी आती है किसके द्वारा, जो कि हम पीछे हमने जो जिस बेसिस पे स्टैंडर्ड बनाया वो उसमें पॉइंट नहीं था, और ऐसे पॉइंट के आने की वजह से हमारा जो चेंज आएगा उसे हम कहते हैं ऑपरेशनल वेरिएंस, ठीक है। तो स्टैंडर्ड का आप भली भांति मतलब जानते हो, भई इसने बता रखा है क्या, एक बेंचमार्क है मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज यूजेज और रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेशन, ठीक है। सेट इज डिफाइंड कंडीशन, एक डिफाइंड कंडीशन है। स्टैंडर्ड कैन बी सेट ऑफ अ नंबर ऑफ बेसिस, क्या है, ऑन एन एक्स एंटे एस्टिमेट ऑफ एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, तो हमने प्लानिंग वाला आ गया, ठीक है। और क्या है सेकंड, ऑन एन एक्स पोस्ट एस्टिमेट ऑफ अटेनेबल परफॉर्मेंस, मींस ये आपका आफ्टर वाला आ गया, और ऑन अ प्रायर पीरियड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस बाय द सेम ऑर्गेनाइजेशन, या उसी ऑर्गेनाइजेशन ने जो पहले आपके काम कर चुके हैं उसके हिसाब से, या ऑन अ लेवल ऑफ परफॉर्मेंस which achieved by
कंपेरेबल ऑर्गेनाइजेशन, या कोई हमारी जैसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है हम उसका भी स्टैंडर्ड ले सकते हैं, या ऑन द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड टू मीट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, या जो हम उसके हिसाब से भी स्टैंडर्ड ले सकते हैं जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो। स्टैंडर्ड में आल्सो भी set at attainable level that assume efficient level of operation but that include allowance for normal loss। ये क्या है, स्टैंडर्ड जो है वो आपका क्या करता है, एक इफिशिएंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन लेता है, लेकिन इसमें हमारा क्या होता है, बट दैट इंक्लूड अलाउंस फॉर नॉर्मल लॉस के लिए, वेस्ट के लिए, मशीन डाउन टाइम के लिए, एट आइडल लेवल दैट मेक नो अलाउंस फॉर द अबव लॉसेस, ठीक है, and are only attainable under the most favorable condition, ठीक है। The effect of different level on staff motivation will be an important influence on the type of standard that are used, obviously बात है, ठीक है। अब क्या है आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड समझ में आ रहा है, इसमें आपकी कॉस्ट बहुत दे रखी है, तो क्या है, डॉक्यूमेंट एंड डिजिटल रिकॉर्ड डिटेलिंग फॉर ईच इंडिविजुअल प्रोडक्ट, द स्टैंडर्ड इनपुट रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन एज वेल एज द स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, ठीक है। इनपुट आर नॉर्मली डिवाइडेड इनटू लेबर मटेरियल ओवरहेड कैटेगरीज, जो हम ऊपर देख चुके हैं, एंड बोथ प्राइसेस एंड क्वांटिटीज इंफॉर्मेशन इज शोन फॉर ईच, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मींस जो प्लांट है, प्लांट कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर, स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है ना, मींस हमारी पहले से स्टैंडर्ड कॉस्ट है लेबर की, प्लांट कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर, स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इक्वल टू स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर टाइम फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड लेबर रेट, मींस इसने बता रखा है कि स्टैंडर्ड डायरेक्ट कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड हावर, ठीक है। There are separate calculation for different process and or grade of labor, obviously बात है, x और x को हम कर ही चुके हैं, अब है स्टैंडर्ड हावर और मिनट, वही सब चीज आएगी। अब इसका मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड हावर, इसमें क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क अचीवेबल एट स्टैंडर्ड एफिशिएंसी लेवल इन एन हावर और अ मिनट, ठीक है। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस लेवल, performance level standard level of efficiency which appropriately trained, motivated or resourced employees can achieve in the long run, ठीक है। यहाँ से आपके आते हैं सेल्स वेरिएंस वाले, इधर से आपके कौन से आते हैं, सेल्स वेरिएंस के, तो पहला है सेल्स मिक्स कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट मार्जिन वेरिएंस, ठीक है। तो सब बताया जी आपका क्या है, मिक्स आ गया, तो मिक्स वाले क्या थे, सब डिवीजन थे सबके, तो सब डिवीजन क्या गया, सेल वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट मार्जिन वेरिएंस का, ठीक है। इसमें क्या है, चेंज, इसमें हम क्या देखते हैं, द चेंज इन द कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट मार्जिन, ऑब्वियसली बात है, कॉस्ट बाय चेंज इन मिक्स, मिक्स वाले में हम क्या देखते थे कि चेंज इन मिक्स में के वजह से हमारा, चेंज इन मिक्स की वजह से हमारा, हमारी क्या चेंज है, वेरिएंस है, ठीक है। तो वही इसमें क्या है, चेंज इन मिक्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस सोल्ड। अब है सेल्स प्राइस वेरिएंस, तो ये आपका टोटल के बाद का है, तो वो ये चेंज इन रेवेन्यू कॉस्ट बाई द एक्चुअल सेलिंग प्राइस डिफरिंग फ्रॉम द दैट बजटेड, ठीक है। अब सेल क्वांटिटी एंड कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट वेरिएंस, सेल क्वांटिटी कंट्रीब्यूशन या सेल प्रॉफिट वेरिएंस आपका क्या है, ठीक है। सब डिवीजन ऑफ सेल वॉल्यूम contribution profit variance, it is relevant if there are multiple products and the actual sale mix differ from the budgeted sale mix, ठीक है। इसमें क्या है, हम क्या देखते हैं, एक्चुअल सेल मिक्स का डिफरेंस देखते हैं किससे, बजटेड सेल मिक्स का। In these situation, this variance together with the sale mix contribution profit variance
will comprise the sale volume, contribution and profit variance for all products. ठीक है, इसमें बता भी रखा है कि इन 30 सिचुएशन, किस सिचुएशन में इस सेल क्वांटिटी या कंट्रीब्यूशन, सेल क्वांटिटी कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट वेरिएंस पे हम गए, इस सिचुएशन में किस वेरिएंस का टुगेदर किसके साथ मिलके विद द सेल मिक्स कंट्रीब्यूशन के साथ मिले, तो विल कंप्राइज क्या करेगा, द सेल वॉल्यूम, कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट वेरिएंस। तो आप सिंपल सी बात जानते हो इसमें क्या क्या आता है कि अगर हम इस वाले भाग को दूसरे वाले भाग से प्लस कर लें तो उससे ऊपर वाला भाग मिलेगा। जैसे हमने ऊपर देखा था डायरेक्ट मटेरियल यूजेस वेरिएंस में यील्ड और मिक्स का, वही बताया कि एक भाग आपका यील्ड हो गया, दूसरा भाग आपका मिक्स है, अगर इन दोनों को प्लस कर लो तो आप यूजेस वाला आएगा। तो इसमें बताने की क्या बात है, ऑब्वियसली वही आएगा क्योंकि ये दोनों है तो उसी के भाग। तो वही इसने बताया कि हम सेल क्वांटिटी कंट्रीब्यूशन या सेल प्रॉफिट वेरिएंस को प्लस कर लें किससे, सेल मिक्स कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट वेरिएंस है, तो हम पाएंगे क्या, सेल वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट वेरिएंस। ठीक है, अब क्या है सेल वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट वेरिएंस होता क्या है, ये आपने इतना पढ़ा कि ऊपर भी दे रखा है और भी जगह दे रखा है, तो है क्या, तो ये क्या है, मेजर ऑफ द इफेक्ट on the contribution and profit for not achieving the budgeted volume of sale। ठीक है, इस बजट से हम एक्चुअल लेस करेंगे। उसके बाद है आपका सेल वॉल्यूम रेवेन्यू वेरिएंस। अब ये आपका क्या है, ऊपर है रेवेन्यू मींस टर्नओवर के बेसिस पे, ऊपर हमने जो देखे थे सेल के वो हमारे काय के बेसिस पे थे, वो थे आपके प्रॉफिट के बेसिस पे, लेकिन यहाँ पे हमारे टर्नओवर के बेसिस पे। The sale volume revenue variance का change in sale revenue caused by sale value differing from the that budgeted। ठीक है, this variance is logically but little used because it cannot be combined with contribution and profit variance in the reconciliation budget with actual। ठीक है, contribution and profit in principle if several products are considered, the sale mix revenue variance and the total sale volume revenue variance can be calculated। वही बता रहे हैं, अगर आपका मिक्स है वो ज्यादा प्रोडक्ट है तो हम इन दोनों वेरिएंसेस को निकालेंगे। टोटल प्रॉफिट वेरिएंस सिंपल सी बात है, बता रहे हैं टोटल प्रॉफिट का वेरिएंस, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट इन द बजट, जो आपका है उन दोनों का डिफरेंस आपका कहलाता है टोटल प्रॉफिट वेरिएंस। तो टोटल प्रॉफिट वेरिएंस इज the sum of all the subsidiary variance। ठीक है, मींस जो टोटल प्रॉफिट वेरिएंस आपका क्या, जितने भी हमारे वेरिएंसेस हैं उन सबका प्लस माइनस। ठीक है, अब वेरिएंसेस क्या होता है, वेरिएंस का क्या मतलब, इतनी देर से हम पढ़े कि डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस, डायरेक्ट प्राइस वेरिएंस, जो वेरिएंस आ रहा है पीछे तो ये है क्या, तो वेरिएंस क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द प्लान्ड बजट एंड द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड द एक्चुअल कॉस्ट इनकम। ठीक है, इन सबके बीच में डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, वेरिएंस। द सम कंपैरिजन में बी मेड फॉर रेवेन्यू, और कुछ कंपैरिजन हम रेवेन्यू के लिए भी करते हैं। अब वेरिएंस एनालिसिस, evaluation of performance by means of variance whose timely reporting should maximize the opportunity for managerial actions। तो क्या है आपका, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, वेरिएंस एनालिसिस, कि हमने जो वेरिएंसेस आए उसे इवेल्युएट करेंगे टाइमली बेसिस पर और उसे रिपोर्ट करेंगे टू द मैनेजमेंट, जिससे कि वो उसकी अपॉर्चुनिटी निकाल सके, उसकी अपॉर्चुनिटी गेन कर सके। अब क्या है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड टोटल वेरिएंसेस, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड टोटल वेरिएंस के बारे में इसने जो बता रखा है। तो आपने ऊपर देखा था ना, प्राइस के लिए हम अलग करेंगे और वो फिक्स के लिए अलग वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे और वेरिएबल के लिए अलग। किसमें देखा था हमने, वो देखा था मार्केटिंग वेरिएंस में, मार्केटिंग कॉस्ट वेरिएंस में। तो वही बताया कि फिक्स का तो हमने ऊपर देख लिया, अब ये आ गया
वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड टोटल वेरिएंस के लिए। अब जाएंगे वेरिएबल पोर्शन के लिए, तो कैसे करते हैं, मेजर द डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल ओवरहेड दैट शुड बी यूज्ड फॉर एक्चुअल ओवरहेड एंड द वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड एक्चुअली यूज्ड। ठीक है, क्या होने चाहिए और क्या हमने करी है। द वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड एफिशिएंसी एंड द रेट वेरिएंस आर सब डिवीजन ऑफ दिस वेरिएंस। ठीक है, तो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड एफिशिएंसी आ गया जी, एफिशिएंसी आ गया। तो क्या है, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट ऑफ एनी चेंज फॉर द स्टैंडर्ड लेवल ऑफ एफिशिएंसी। क्या है आपका एफिशिएंसी में क्या लेंगे, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट फॉर एनी चेंज फ्रॉम द स्टैंडर्ड लेवल ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, दिस इज डायरेक्टली एनालॉजिक to the calculation of the direct level efficiency variance and implicitly assume that variable overhead is to recovered on a different on a direct level hour basis. ठीक है, however the formula can equally be used if variable overhead is recovered on a machine and process hour basis. अगर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस आपका कैसा आएगा, तो इंटीग्रेट कर देते हैं एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एनी चेंज फ्रॉम द स्टैंडर्ड रेट पर हावर। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एनी चेंज फ्रॉम द स्टैंडर्ड रेट पर हावर। हावर रेफर टू आइदर लेबर और मशीन हावर डिपेंडिंग ऑन द रिकवरी बेसिस चूजन फॉर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं इसके फॉर्मूले पे। तो आज हम पूरे फॉर्मूले नहीं करेंगे, कुछ लिमिटेड फॉर्मूले करेंगे, और इन फॉर्मूले को आप ऊपर हम जो अभी तक पढ़ गए हैं उससे कोरिलेट करना, तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा, बिलीव मी। तो हमने ऊपर जैसा पढ़ा था डायरेक्ट मटेरियल टोटल वेरिएंस, ऊपर हमने पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट करते हैं। तो वही इसका फॉर्मूला दे रखा है कि डायरेक्ट मटेरियल टोटल वेरिएंस आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। ठीक है, तो इसने जो बता भी रखा है द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्शन वॉल्यूम एंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द डायरेक्ट मटेरियल, यही हमने ऊपर पढ़ा था। मैंने बताया था कि टोटल वेरिएंस डायरेक्ट मटेरियल टोटल वेरिएंस का दो भाग होते हैं, पहला प्राइस वेरिएंस, दूसरा यूजेस वेरिएंस। तो वही आ गया प्राइस वेरिएंस में मैंने उधर बताया था स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, वो इधर दे रखा है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, उसी को इसने बता रखा है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, यूजेस में हमने बताया था, क्या बताया था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो वो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, अब यूजेस को हमने दो भागों में डिवाइड करा था, पहला मिक्स, दूसरा यील्ड। तो वही बताया है मिक्स वेरिएंस, दूसरा आपका यील्ड वेरिएंस। तो मिक्स में हमने क्या देखा था, मिक्स में हमने देखा था मिक्स में हमने देखा था कि जो हमारा रिवाइज स्टैंडर्ड वो आएगा, क्या था मिक्स में, दोबारा देखते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। हम देख रहे थे कि जो हमने एक्चुअल क्वांटिटी ली है काय में, स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में, स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में हम जो क्वांटिटी लेंगे उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी, ये जो आपकी एक्चुअल क्वांटिटी है उसका हम डिफरेंस लेते हैं। तो वही बता रखा है कि रिवाइज स्टैंडर्ड रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो क्या है द डिफरेंस बिटवीन द
एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन, जो हमने एक्चुअल क्वांटिटी यूज करी है उसे हम क्या में लिखेंगे, स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में, उसे हम लेंगे स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन था मिक्स का, उसमें हम डिवाइड करेंगे, उस हिसाब से हम मिक्स करेंगे और उसे हम लेस करेंगे कैसे, एक्चुअल क्वांटिटी इन एक्चुअल प्रोडक्ट, तो हमने एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस करी है उससे, और उसमें जो डिफरेंस आएगा उसे इनटू कर देंगे स्टैंडर्ड प्राइस से। वो ये रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो रिवाइज का मतलब यहाँ पे क्या है, सिंपल सी बात समझो, जैसे हमारा जो स्टैंडर्ड डाटा दे रखा है वो 1 यूनिट का दे रखा है, हम बना रहे हैं 100 यूनिट, तो पहले अब हम देखेंगे कि 100 यूनिट के हिसाब से हमारा डाटा क्या आएगा। सौ यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए था, तो वो हमने रिवाइज करा स्टैंडर्ड, वही है रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी हमारा क्या आनी चाहिए थी, तो हमारा आउटपुट है उसके हिसाब से स्टैंडर्ड रेशियो में हमारी क्या क्वांटिटी यूज करनी चाहिए थी और एक्चुअल में हमने क्या यूज करी, उन दोनों के डिफरेंस को हम स्टैंडर्ड प्राइस से इनटू कर देंगे। ऐसे यील्ड में हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि इतनी यूज होनी चाहिए थी, इतनी यूज होनी चाहिए थी, लेकिन हमने एक्चुअल में रिवाइज में कितनी यूज करी वो इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो वही क्या रखा है, द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्पेसिफाइड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन एंड द एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन एट स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, तो वही है एस क्यू माइनस आर ए क्यू इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। ये आपको और अच्छी तरीके से आएंगे कि ये आर ए क्यू है क्या, कब आपको समझ में आएगा जब हम इसका एक क्वेश्चन देख लेंगे, तो आपको फुल्ली समझ में आ जाएगा अच्छा आर ए क्यू था क्या। ठीक है, तो इन दोनों के एक और फॉर्मूले हो सकते हैं, जैसे मिक्स का हो सकता है आपका टोटल एक्चुअल क्वांटिटी जो हमने यूज करेंगे इनटू करेंगे उसे कैसे एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स, और उसे लेस करेंगे एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ एक्चुअल मिक्स। ठीक है, कैसे कैसे, एक तो हम देखेंगे स्टैंडर्ड प्राइस देखेंगे पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर हम मिक्स करते हैं तो उसमें स्टैंडर्ड प्राइस क्या आती है उसकी एवरेज ले लेंगे, और एक हम लेंगे एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ एक्चुअल मिक्स, जो हमने एक्चुअल में कराया उसका, दोनों का डिफरेंस को हम कैसे इनटू कर देंगे टोटल क्वांटिटी से। तो इसमें क्या करेंगे एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स इनटू करेंगे टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, अब जो आपको डायरेक्ट मटेरियल टोटल कॉस्ट है उसे हम क्या नाम से और जानते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के नाम से भी हम जानते हैं। जैसे आर ए क्यू का क्या था, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी मींस एक्चुअल क्वांटिटी रिटेन इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, अब एक्चुअल क्वांटिटी के लिए किस रेशियो में हम अपने प्रोडक्ट यूज करें वो चीज है आर ए क्यू। ठीक है, अब इसने स्पेसिफाई कर रखा है कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो हमने ऊपर देखा था वही एस पी माइनस ए पी इंटू पी क्यू। जिन्हें पी क्यू क्यों लिया, तो देखिए मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस है, जब हम परचेज क्वांटिटी के लिए करें, ऊपर हमने काय के लिए करा था, ऊपर था जब हमारी परचेज क्वांटिटी और यूज क्वांटिटी अलग है, जब तो हमने जब मिक्स और यील्ड निकाला था, लेकिन जब सेम है तो हम प्राइस वेरिएंस निकालते हैं, परचेज प्राइस वेरिएंस, तो उसमें क्या है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू स्टैंडर्ड इनटू परचेज क्वांटिटी। एक्चुअली केवल हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट नहीं देखते हैं फॉर्मूला, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आइए दोबारा से देख लेते हैं इसे। टोटल वेरिएंस में क्या था, टोटल वेरिएंस में क्या था मटेरियल के लिए में स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, इसके हमने दो बात करी थी, पहला
पहला था आपका प्राइस का, तो प्राइस में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। प्राइस के बाद आपका आता है यूजेस वेरिएंस, तो यूजेस में था आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। यूजेस को हमने दो भागों में डिवाइड करा था, पहला था आपका मिक्स और दूसरा था यील्ड। तो मिक्स में आपका था रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, और यील्ड में था आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, और इन दोनों के एक और ऑल्टरनेटिव फॉर्मूलेस थे। तो मिक्स का था आपका क्या था, टोटल क्वांटिटी यूज इनटू एवरेज प्राइस ऑफ एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ एक्चुअल मिक्स लेते थे। ये था मिक्स के लिए, और यील्ड के लिए था एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स, इसका इनटू करेंगे टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पहले फॉर्मूले ना करके, पहले आगे के फॉर्मूले ना करके हम डायरेक्ट मटेरियल तक ही फॉर्मूले का क्वेश्चंस करेंगे। जितने भी होंगे, एक दो तीन चार पांच जितने भी होंगे, वो ऐसा इसलिए करेंगे जिससे कि जी हमें फॉर्मूले और अच्छी तरह से समझ में आ सके। ये चैप्टर जो केवल फॉर्मूले बेस ही है, जितने अच्छे ग्रिप में हमारे जो फॉर्मूले होंगे उतना अच्छा हम परफॉर्मेंस कर पाएंगे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के फॉर्मूलेज ना करवा के सबसे पहले करवाऊंगा मैं डायरेक्ट मटेरियल टोटल वेरिएंस के एक या दो तीन सवाल, जिससे कि ये आप सब फॉर्मूलेज अच्छी तरह से समझ जाओ। दो तीन सवाल करने के बाद फिर हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूलेज करेंगे। ठीक है, और ऐसा ही हम करेंगे अपनी इस चैप्टर की सभी वीडियो में। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई हो। नहीं आई तो प्लीज कमेंट करिए इस वीडियो के नीचे, जिससे कि मैं आपके लिए और बढ़िया तरीके से वीडियो को बना के, क्योंकि आप कमेंट नहीं करेंगे तो मेरे को समझ में नहीं आएगा कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया। अगर आप मेरे को कमेंट कर देंगे तो मैं आपको और बेहतर वीडियो बना के दूंगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ओके, पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को एंड शेयर करिए, जिससे कि और भी जने इसे देख सकें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन दबाइए, जिससे कि जैसे जैसे मैं आपको वीडियो डालता जाऊं आपको नोटिफिकेशन उसका आता है। ओके, बाय बाय। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। बाय।